नमस्कार साथियों, 30 अगस्त 24 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। 24 अगस्त 24 को यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी दी थी और इसका 25 जनवरी 25 को गजट नोटिफिकेशन हो गया है। इस गजट नोटिफिकेशन में कुल 16 पॉइंट है और बाद में कुछ उदाहरण इसमें कैलकुलेशन के दिए गए हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूं। तो साथियों, अब इसमें जो नोटिफिकेशन में मुख्य बातें हैं वो मैं एक वर्ड फॉर्मेट में टेबल बना करके और इसमें अपलोड कर रहा हूं। तो आप देखिए, जो पहला इसका महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अश्योर्ड 50% पेंशन आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ सर्विस, एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ्स। गजट नोटिफिकेशन का बिंदु संख्या 2, थर्ड ए एंड बी। ये मैं आपको बता देता हूं। बिंदु संख्या 2 थर्ड ए और बी ये क्या है। तो बिंदु संख्या 2 थर्ड क और ख, इस योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान इस अधिसूचना में उल्लिखित अन्य शर्तों के अध्ययन निम्नानुसार होगा। अर्थात क, पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन की 50% होगी। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात देय है। ख, कम अर्हक सेवा अवधि के मामले में आनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा। यदि 25 वर्ष से कम की सेवा है तो प्रोपोर्शनेट मिलेगा। 25 वर्ष से अधिक की सेवा है तो भी कैलकुलेशन के लिए मैक्सिमम 25 वर्ष ही काउंट होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, अश्योर्ड 60% फैमिली पेंशन, मतलब 30% ऑफ पे। गजट नोटिफिकेशन का बिंदु संख्या 2 फोर्थ क्या कहता है? 2 फोर्थ कहता है अधिवर्षता के पश्चात भुगतान धारक की मृत्यु के मामले में उसकी मृत्यु के तत्काल पूर्व भुगतान धारक को स्वीकार्य भुगतान का 60% कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी यथा अनुप्रयोज अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या FR 56 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख को दिया जाएगा। यानी सुपरएन्यूशन की डेट को, VRS के केस में VRS की डेट को, FR 56 के अंतर्गत अगर रिटायरमेंट हुआ है तो उस डेट को जो भी आपकी पेंशन बनती है उसका 60% फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये अधिवर्षिता के पश्चात दिया जाएगा, लेकिन ड्यूरिंग सर्विस यदि डेथ हो जाती है तो क्या स्थिति रहेगी, फैमिली पेंशन मिलेगी या नहीं, इट इज नॉट क्लियर। थर्ड, मिनिमम पेंशन आफ्टर 10 ईयर्स ₹10,000 पर मंथ। गजट नोटिफिकेशन का बिंदु संख्या 2 थर्ड सी। 2 थर्ड सी क्या कहता है? देखिए, 2 थर्ड ग कहता है 10 साल या उससे अधिक की अर्हक सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त होने पर प्रतिमाह 10,000 रुपए का न्यूनतम गारंटी युक्त भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। अगर कैलकुलेशन 10,000 से कम हो रही है पेंशन तो भी 10,000 रुपए न्यूनतम दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु अगला है डियरनेस अलाउंस ऑन पेंशन, फैमिली पेंशन। बिंदु संख्या 2 फिफ्थ क्या कहता है? महंगाई राहत सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान जैसा भी मामला हो पर उपलब्ध होगी। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह की जाएगी। महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही देय होगी। जो सर्विंग एम्प्लॉय को DA मिलेगा उसी रेट पर महंगाई राहत पेंशनर्स को मिलेगी, चाहे फैमिली पेंशनर हो और चाहे सुपरएन्यूएशन पेंशन। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण बिंदु है लमसम अमाउंट पेमेंट 1/10 पे प्लस DA फॉर एवरी 6 मंथ सर्विस। ये नॉट रिफंडेबल रहेगा। बिंदु संख्या 26 देखिए क्या कहता है? 26 हाँ जी, अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए मासिक परिलब्धियों मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता की 10% की दर से अधिवर्षता पर एकमुश्त भुगतान की अनुमति दी जाएगी। ये एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित भुगतान की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा और ये
जैसे इस समय अगर रिटायरमेंट में कम्यूटेशन राशि दी जाती है तो उसकी कैलकुलेशन का मेथड अलग है, और उसमें पेंशन का 1/3 या 40% सेंट्रल एम्प्लॉयज के केस में है, वो कैलकुलेशन के पर्पज से गणना में लिया जाता है। वो डीए जो है उसमें कैलकुलेशन के लिए पर्पज के लिए डीए जो है गणना में नहीं लिया जाता है। लेकिन यदि 10 ईयर से कम की सर्विस है तो वो व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, और 6 मंथ्स का पूरा एक पीरियड होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन के पश्चात में जो रिमेनिंग पीरियड है 6 मंथ से कम का रहता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको कैलकुलेशन के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कॉर्पस वाला। इन दो कॉर्पस होंगे, इन पर्सनल कॉर्पस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10% बी बेसिक पे प्लस डीए प्लस 10% सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। सेकंड पूल कॉर्पस 8.5% बेसिक पे प्लस डीए कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बिंदु संख्या 2 से 7, 8, 9 और मुख्य बिंदु 8 और 9। तो ये देखिए बिंदु संख्या 2 का सब पॉइंट 7th, 8th, 9th। 7th कहता है एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कार्पस 2 निधियों को मिलकर बनेगा। कर्मचारी के अंशदान और उसी के बराबर केंद्र सरकार के अंशदान के साथ एक व्यक्तिगत कॉर्पस, दूसरा केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के साथ एक मूल कॉर्पस, पूल कॉर्पस। 8th कर्मचारियों का अंशदान मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% होगा। इसके बराबर ही केंद्र सरकार का भी अंशदान मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% होगा। दोनों को प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कार्पस में जमा किया जाएगा। 9th केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों के अनुमानित 8.5% मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करेगी जिन्होंने समग्र आधार पर मूल कॉर्पस के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प को चुना है। अतिरिक्त अंशदान एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान की सहायता के लिए है। इसके बाद में जो मुख्य बिंदु 8 और 9 है, इसका 8 नंबर जो मुख्य बिंदु है वो कहता है अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान के प्राधिकार के लिए बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों के बराबर पूल कॉर्पस में व्यक्तिगत कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत करेगा। यदि व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट से कम है तो कर्मचारी के पास इस अंतर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करने का विकल्प होगा। यदि व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट से अधिक है तो कर्मचारी बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर मूल्य या यूनिट के अंतरण को अधिकृत करेगा और व्यक्तिगत कॉर्पस में शेष राशि कर्मचारी को दी जाएगी। तो जब रिटायरमेंट होगा उसके बाद में जो उसका पर्सनल कॉर्पस होगा उस पर्सनल कॉर्पस में से एक बेंचमार्क कॉर्पस डिसाइड किया जाएगा और बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर मूल्य या यूनिटों के बराबर की राशि पर्सनल कॉर्पस में से एम्प्लॉय को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। यदि उसका पर्सनल कॉर्पस उस मूल्य से ज्यादा है तो वो पैसा उसको खुद को एम्प्लॉय को मिलेगा। यदि वो पैसा कम है तो वो अपने पास से व्यवस्था करके और उस अंतर की राशि को पूरा करेगा। अब एक चीज और है, यदि उसका पैसा व्यक्तिगत कॉर्पस का पैसा बेंचमार्क कॉर्पस से कम है और वो व्यवस्था भी नहीं कर पा रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा, ये बिंदु संख्या 2 में देखिए। यदि कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत कॉर्पस से मूल कॉर्पस में अंतरित मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट से कम है तो सुनिश्चित भुगतान के अनुपात में भुगतान अधिकृत किया जाएगा, यानी उसकी पेंशन प्रोपोर्शनेट कम हो जाएगी यदि वो व्यवस्था नहीं कर पा रहा है तो साथियों ये तो है इसके महत्वपूर्ण बिंदु। अब जो इसमें कैलकुलेशन के कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं वो मैंने एक एक्सेल शीट में अपलोड किए हैं और इसको मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो पेंशन डिटरमिनिंग का जो फार्मूला है वो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है और वो फार्मूला है P/2 मल्टीपर Q/300 मल्टीपर IC/BC बराबर पेंशन। इसमें पे बराबर बेसिक पे है, Q बराबर क्वालिफाइंग सर्विस है जो मिनिमम 10 ईयर्स रहेगी,
मिनिमम 25 ईयर्स रहेगी फॉर 50% पेंशन। इफ मोर देन 25 ईयर्स यानी 300 मंथ्स विल बी ट्रीट ओनली 25 ईयर्स। और अगर 25 ईयर्स से कम है तो प्रोपोर्शनेट काउंट होगी, 10 वर्ष मिनिमम चाहिए। IC is individual corpus, BC is benchmark corpus. If pension is less than 10,000, it will be treated as 10,000. तो साथियों, एक जो कैलकुलेशन लमसम अमाउंट की है वो मैंने राइट हैंड साइड में दी हुई है, और एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं कि बेसिक पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जैसे इसमें पहला उदाहरण दिया है 45,000 है, DA सपोज 53% है 23,850 है, सर्विस उसकी 300 मंथ्स है, तो उसको जो लमसम अमाउंट मिलेगा 344,250 मिलेगा। सर्विस यदि 360 महीने है तो 413,100 मिलेगा। सर्विस यदि 420 महीने है तो 481,950 होगा। इसमें मेन चीज ये है कि जो 25 साल की सर्विस से अधिक सर्विस होगी तो पेंशन पर्पस से तो केवल 25 साल ही काउंट होगी, लेकिन लमसम अमाउंट कैलकुलेशन के लिए यदि 25 साल से अधिक की सर्विस की है तो वो एक्चुअल सर्विस आपकी काउंट होगी। इधर लेफ्ट हैंड साइड में मैंने पेंशन कैलकुलेशन के कुछ उदाहरण दिए हैं और कुछ सिचुएशंस रखी है। जैसे इसमें मैंने पहला सिचुएशन है जब सारी चीजें नॉर्मल है, यानी क्वालिफाइंग सर्विस भी 25 साल की है, बेसिक पे उसकी जो कैलकुलेट की है सपोज 45,000 लेके करी है, और उसका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसमें से वो बेंचमार्क कॉर्पस पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है, तो उस स्थिति में क्या रहेगा। फिर सेकंड मैंने जैसे इसमें स्थिति मानी है कि क्वालिफाइंग सर्विस इज लेस देन 25%, तो क्या रहेगा। थर्ड मैंने दिया है क्वालिफाइंग सर्विस इज 10 ईयर्स, लेकिन पेंशन कैलकुलेशन 10 ईयर से कम, मतलब 10,000 से कम आती है, तो क्या स्थिति रहेगी। फोर्थ एंड फिफ्थ में मैंने दिया है जब इंडिविजुअल कॉर्पस यदि उसका कम है, तो जो स्पष्ट किया गया इंडिविजुअल कॉर्पस कम है तो उसके एक तो रास्ता यह है कि वो अपने सोर्सेस से उस कमी को पूरा कर दे, दूसरा रास्ता यह है कि वो आनुपातिक रूप से कम पेंशन ले ले। और यदि इंडिविजुअल कॉर्पस ज्यादा है, जो मैंने छठे नंबर सिचुएशन में दी है, तो उसको जो बेंचमार्क कॉर्पस है उसके बराबर की राशि ट्रांसफर करने के बाद में जो डिफरेंस की राशि होगी वो एम्प्लॉय को मिल जाएगी। तो साथियों, ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जो मुख्य बिंदु और जो मुख्य कैलकुलेशन मैंने एग्जाम्पल कर दिए हैं, और इसमें अगर कोई आगे अपडेट होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा नया वीडियो बना करके। तब तक के लिए धन्यवाद साथी।